गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 75 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है वर्ष 2023 के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। देखिए 73 नंबर का जो टेस्ट था अपना हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही है उसमें, और इसके बाद जो 74 यानी जो पिछला टेस्ट था वो जीएस और करंट मिक्स था। तो पिछले कुछ हिस्ट्री की सीरीज़ में हमने मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है उसमें भी संवैधानिक विकास देखा, उसके बाद गांधी युग टॉपिक रहा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और अब जो है पिछले 3-4 टेस्ट से चल रहा है क्रांतिकारी आंदोलन, और इसमें भी क्रांतिकारी आंदोलन ही टॉपिक है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में, और आगे 1-2 टेस्ट में और चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी टेस्ट आता है नया वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे कि ये 75 नंबर का टेस्ट है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं जो चल रही है पेड टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला प्रश्न, तो 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। महात्मा गांधी कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे थे, और विट्ठल भाई पटेल पहले ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष चुने गए। कौन सा करेक्ट है? देखिए महात्मा गांधी ने केवल कांग्रेस के एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बहुत पूछते हैं सवाल को एग्जाम में, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला सही है। तो बी है इसका आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा है। तो दिसंबर 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट को मंजूरी दी गई, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। यह पहला और अंतिम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। बात करें विट्ठल भाई पटेल की, तो प्रथम ऐसे भारतीय थे जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष चुने गए अगस्त 1925 में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 4 स्टेटमेंट वाला सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अगस्त सहयोग से संबंधित थे? ठीक है, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित थे, असहयोग प्रस्ताव से संबंधित है, सॉरी। तो पहला है, सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाए, सरकार द्वारा आयोजित सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाए, कर ना देना और दमनकारी कानूनों की अवज्ञा, विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए। कौन से प्रावधान हैं जो असहयोग प्रस्ताव से संबंधित थे? ये सभी थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। तो असहयोग प्रस्ताव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम जो है 2 प्रकार के थे, निषेधात्मक कार्यक्रम और रचनात्मक कार्यक्रम। निषेधात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के प्रति, कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग करना था जो निम्नलिखित है। जैसे कि सरकारी उपाधियों का बहिष्कार करना है, सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, राजकीय सेवाओं का बहिष्कार, और कर ना देना, दमनकारी जो कानून अंग्रेजों ने बनाए उनकी अवज्ञा करना, सरकारी दरबारों उत्सवों सरकार के सम्मान में आयोजित सरकारी या गैर सरकारी उत्सवों में शामिल ना होना। ठीक है, ये तो हो गए निषेधात्मक, और ये हो गए रचनात्मक काम। जैसे कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करके जो है पंचायतों की स्थापना करना, कांग्रेस के झंडे के नीचे देश को संगठित करना, खादी का प्रयोग करना, मद्यपान का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता की पुनर्स्थापना करना तथा दलितों का उत्थान करना, राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों की स्थापना करना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी थी? ठीक है, भारतीय जनमानस में उग्र राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ? 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1897 में नाटू भाइयों का निष्कासन, 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय सदस्यों की संख्या को घटा दिया अंग्रेजों ने। ये सारे के सारे कारण थे। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों कारण थे। डी है इसका आंसर। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उग्र राष्ट्रवाद के विकास में कई कारकों का योगदान रहा, जैसे कि 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1897 में नाटू भाइयों को देश से निष्कासित कर दिया गया, और 1899 में कोलकाता नगर निगम में भारतीय सदस्यों में जो है कमी की गई।
ये जो आधिकारक थे जो उग्र राष्ट्रवाद के रूप में सामने आए। ये कथन है, बताना कि किसका है इनमें से। दुनिया में अगर कोई पाप है तो वह निर्बलता है। निर्बलता पाप है और निर्बलता मृत्यु है। सत्य यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझ उसका त्याग करो। उसमें कोई जीवन नहीं है और वह सत्य नहीं हो सकती। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो उपयुक्त पंक्तियां जो हैं विवेकानंद ने कही। उन्होंने जनता से यह भी कहा कि वह अतीत के महिमा मंडन के भरोसे जीना छोड़ें और मर्द की तरह भविष्य का निर्माण करें। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ऊंचे वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतप्राय हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव का आरंभ किया। 1886 से 97 में उन्होंने कर न चुकाने का अभियान चलाया। उन्होंने मराठी भाषा में मराठा नामक पत्र निकाला। घृणा और असंतोष फैलाने के आरोप में 1897 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, सी वाला गलत है। जो मराठी समाचार पत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बने इससे, कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का, मराठी में नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र निकाला था, ना कि मराठी भाषा में। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव का आयोजन जो है आरंभ किया। शिवाजी उत्सव के आयोजन का उद्देश्य महाराष्ट्र के युवकों में शिवाजी का अनुकरण कर राष्ट्रवाद की भावना जो है पैदा करना था। इसके अतिरिक्त 1893 में गणपति उत्सव का आयोजन आरंभ किया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक धार्मिक उत्सव, गीतों और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार करना था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक समाचार पत्र निकाला, तो सी वाला स्टेटमेंट हो गया है असत्य। और तिलक ने 1896 से 97 में महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों से कहा कि यदि उनकी फसल नष्ट हो जाए तो वे मालगुजारी ना दें, यानी कर ना देने का आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, तो पहला करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित पाथेर दावी नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित है पाथेर दावी उपन्यास। इसके लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। तो पाथेर दावी जो है उपन्यास है शरत चंद्र चटर्जी का, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों पर आधारित कहानियों का वर्णन है। सव्यसाची जो है इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। ब्रिटिश सरकार ने प्रकाशन के कुछ ही दिन के बाद इस पाथेर दावी उपन्यास पर प्रतिबंध लगा दिया और इस वजह से यह उपन्यास और अधिक लोकप्रिय हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 काकोड़ी षड्यंत्र से रिलेटेड है। काकोड़ी षड्यंत्र के संदर्भ में 2-3 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सत्य है? इस घटना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अंजाम दिया था।
इसके तहत रेल विभाग का खजाना लूट लिया गया और काकोड़ी षड्यंत्र केस में रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई। रेल विभाग का खजाना लूटा था। पहला भी करेक्ट है, तीसरा सारे करेक्ट हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी में की। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के नज़दीक काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया गया और रेल विभाग का खजाना लूट लिया गया। और काकोरी कांड, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन, के आरोप में भारी संख्या में गिरफ्तारी दर्ज की गई, मुकदमे भी चलाए गए और साथ ही अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन बताना कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर व्यक्तिगत कार्यवाही पर बल दिया। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने व्यक्तिगत कार्रवाई के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व पर बल दिया, उल्टा लिखा है। तो उत्तर प्रदेश में शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा और जयदेव कपूर। पंजाब में हो गए भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित करके उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। तो पहला करेक्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पुनर्गठन से जो है युवाओं में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ और 9 से 10 सितंबर 1928 के दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें व्यक्तिगत कार्यवाही को नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वदेश बांधव समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा एक संगठन था। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना 12 साल में की थी। स्वदेश बांधव समिति, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, और गलती ढूंढना तो बी आंसर है, क्योंकि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी अश्वनी कुमार दत्त ने 1905 में। ठीक है, और स्वदेश बांधव समिति क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय समिति थी। तो पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, दूसरा वाला ही आंसर अपना अश्वनी कुमार दत्त। सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सूर्यसेन। राजगुरु थे, सुखदेव थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन में नहीं है, वो भी थे इसमें लिप्त, सूर्यसेन नहीं थे। तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, स्पष्ट है कि सूर्यसेन इसमें शामिल नहीं थे। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो है लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज से उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए सैंडर्स को मारा था भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने, और सुखदेव भी इसमें शामिल थे। 12वां प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त ने लाहौर असेंबली पर बम फेंका। क्रांतिकारियों के इस कदम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। क्या साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे वो, पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे, या बी और सी दोनों होगा, यानी बी और सी दोनों होगा। देखिए, बी और सी दोनों होगा। ठीक है, यानी पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था, ठीक है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना था। बम उन्होंने किसी के ऊपर नहीं फेंका था, खाली जगह देखकर फेंका था। ठीक है, उन्होंने कहा भी था कि बहरों को सुनाना है। तो ब्रिटिश सरकार जनता जो है, विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से 2 विधेयकों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कराने की तैयारी में थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस समय लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही थी कि
उसका उद्देश्य जो है अब जन क्रांति है। और इस तरह संगठन ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली पर बम फेंकने का कार्य सौंपा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चित्तरंजन दास जो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष थे के निधन के उपरांत बंगाल में कांग्रेसी नेतृत्व युगांतर और अनुशीलन नामक 2 खेमों में बट गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन गुट के नेता थे। इसके कौन थे? इसके कौन थे? तो इसके भी कोई ना कोई होंगे। तो अनुशीलन गुट के नेता थे JM सेनगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। देखिए CR दास की मृत्यु के पश्चात जो है बंगाल में कांग्रेसी 2 खेमों युगांतर और अनुशीलन में बट गए। इनमें जो युगांतर गुट के समर्थक थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ हो गए और जो अनुशीलन समिति के थे वो हो गए JM सेनगुप्त के। यानी इसके अध्यक्ष हो गए ये और इसके अध्यक्ष हो गए ये। तो JM सेनगुप्त सी है आंसर फिर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा से अवगत कराने के लिए जो दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब शीर्षक से जारी किया उसे निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? यूपी के एग्जाम में कई बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है, लोअर PCS में, अपर PCS में, समीक्षा अधिकारी में भी हुआ है। और इसका उत्तर है भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्रांतिकारियों ने जनता को अपनी विचारधारा बताने के लिए एक बयान या दस्तावेज जारी किया था। यह दस्तावेज द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब अर्थात बम का दर्शन शीर्षक से जारी किया गया। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को चंद्रशेखर आजाद के आग्रह पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था। इसे लिखने से पहले हर मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा हुई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत नौजवान सभा के संस्थापक महामंत्री कौन थे? कौन थे? भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तो भगत सिंह जो है भारत नौजवान सभा के महामंत्री थे। और भगत सिंह का विश्वास जो है व्यक्तिगत बहादुरी और क्रांतिकारी उग्रवाद से उनकी गिरफ्तारी से पहले ही जो है उनको समझ आ चुका था। यानी 1929 से पहले ही उनका विश्वास था कि व्यापक जन आंदोलन से ही जो है क्रांति आ सकती है। इसी उद्देश्य से भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में क्रांतिकारियों के खुले संगठन भारत नौजवान सभा के गठन में जो है प्रमुख भूमिका निभाई। और भारत नौजवान सभा का काम युवकों, किसानों और मजदूरों के बीच खुलकर राजनीतिक काम करना था। एक कथन है, ये बताना है कि किसका है। कथन है कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष की जरूरत नहीं है, व्यक्ति बैर के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। किसके कथन है ये? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या महात्मा गांधी? ये कथन है भगत सिंह के, ऑप्शन नंबर सी। तो उपयुक्त कथन जो है असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह ने अदालत में कहे थे। और आपको ज्ञात हो कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के रूप में परिभाषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है। मैच करने वाला ये सवाल ये है, क्रांतिकारी और उनको फांसी जहां दी गई प्लान करना है। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां। देखिए खुदीराम बोस को जो फांसी हुई थी वो हुई थी मुजफ्फरपुर बिहार में। चंद्रशेखर आजाद को तो फांसी नहीं हुई थी, ठीक है। अंग्रेजों से मुठभेड़ में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को आखिरी गोली उन्होंने खुद को ही मार ली थी, ठीक है, और शहीद हो गए। भगत सिंह को लाहौर में फांसी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में। तो ए का हो गया 2, यानी जिसमें ए का 2 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर सी है या ए है। और बी का हो गया सी, यानी तीसरा हो गया बी का। और सी का हो गया 4, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो खुदीराम बोस को जो है किंग्स फोर्ट की हत्या के आरोप में 11 अगस्त 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र के मामले में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड के आरोपी थे। इसके अतिरिक्त सॉन्डर्स की हत्या में भी शामिल थे वो। वे कभी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए, लेकिन 27 फरवरी 1931 को कलकत्ता के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली उन्होंने खुद को मार ली,
ठीक है, और शहीद हो गए। बाकी भगत सिंह को असेंबली बम कांड में 23 मार्च 1931 को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने और सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कानून बनाए? राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 का, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908 का, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का। ये सारे बिल्कुल उपरोक्त सभी, ठीक है, तीनों के तीनों हैं, तो डी है आंसर। तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने और सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए सुनियोजित तरीके अपनाए। इसके अंतर्गत सरकार ने कई कानून बनाए, जैसे कि राजद्रोह सभा अधिनियम 1907 का, 1908 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, और 1908 में ही फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम, और 1910 में जो है भारतीय प्रेस अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र या पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध नहीं है? युगांतर, काल, संध्या, अमृत बाजार पत्रिका। युगांतर है, काल है, संध्या है, अमृत बाजार पत्रिका नहीं है। डी है इसका आंसर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अमृत बाजार पत्रिका की। तो इस पत्रिका की जो शुरुआत है वो हुई थी 1868 में बांग्ला में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष द्वारा। ठीक है, नाम याद रखिए, पूछा जाता है। और इस पत्रिका ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, न कि क्रांतिकारी गतिविधियों में। बात करेंगे युगांतर की। तो युगांतर इस पत्रिका की शुरुआत 1906 में अनुशीलन समिति की कलकत्ता शाखा से जुड़े 2 सदस्यों वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा की गई थी। इस पत्रिका ने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो गई। इसके बाद करेंगे संध्या की। तो युगांतर के अतिरिक्त, यानी इसके अतिरिक्त संध्या प्रमुख पत्रिकाओं में प्रमुख थी और जिसने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया। तो ये भी हो गई, ये भी हो गई। बात करेंगे काल की। इस पत्रिका में महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों के कार्यों को सही बताते हुए उनके समर्थन में जो है अनेक लेख लिखे गए। तो ये भी क्रांतिकारी कार्यों के लिए हो गई। काल, युगांतर, संध्या। तो 20 प्रश्न थे ये। ठीक है, टॉपिक ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी आंदोलन है। अभी 1-2 टेस्ट और आएंगे इसके, तभी कंप्लीट होगा। तो बाकी करेंगे इसी के आगे से कंटिन्यू। इन सभी टेस्ट की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर दिन इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।